Hi guys, how are you all? Good morning. है तो भाई किसने मेरे को ये विचार दिया उसका Good morning guys, how are you all? वेरी वार्म वेलकम टू एवरीबॉडी। आज हमारा नया बैच स्टार्ट हो रहा है, तो दोज हु आर न्यू टू फिल द फॉर्म, वेलकम टू फिल द फॉर्म फैमिली गाइज, एंड आई विश यू अ वेरी हैप्पी एंड अ वेरी 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 प्रॉस्परस न्यू ईयर गाइज। विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। कैसे हो आप सभी लोग? हाउ वाज योर न्यू ईयर 31st? कैसा गया आप लोगों का? गुड मॉर्निंग गाइज, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। ऑलवेज फाइन। ओके। गुड मॉर्निंग मैम, फॉर्म में गलती हो गई है, मदर्स नेम में चेंज कर सकते हैं क्या, और कब कर सकते हैं, और चेंज चार्ज कितना लग सकता है? तो डियर, अगर आपकी कोई चेंज हो गई है और आपने सबमिट कर दिया उसको, मतलब आपने गलती से कुछ गलत लिख दिया और आपने उसको एकदम से सबमिट कर दिया है क्या? सी, अगर चेंजेस बहुत छोटी सी हैं, ठीक है, अगर हल्की सी थोड़ी बहुत चेंजेस हैं, तो आई बिलीव कि ये चेंज वगैरह के झंझट में आप मत पड़ो, ठीक है। और यस, अगर हाँ आपको चेंज कराना ही है, तो जैसे ही फॉर्म्स खत्म हो जाते हैं ना, तो उसके बाद करेक्शन विंडो ओपन हो जाता है, तो वो टाइम पे आप करेक्शन जो है कर सकते हो, ठीक है। मतलब अभी जब होगा तो 17 के बाद ही करेक्शन विंडो स्टार्ट होगा, तो तब आप जो है उसमें करेक्शन कर सकते हो, ठीक है। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग। मैम आप टाइम टेबल बनाकर कब भेजोगे? डियर देखो, मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को दो चीज़ें बोली थी देने के लिए, राइट। एक मैंने आप लोगों को बोला था कि कम्युनिकेशन के मैं आपको कुछ जो इंस्टाग्राम फेसबुक उनके ओनर्स हैं, ठीक है, और वो क्या करते हैं वो दे दूंगी, और प्लस कुछ मीडिया है, ठीक है, उनका मैं आप लोगों को डेट और फंक्शंस दे दूंगी, जिसके दोनों ही मतलब दोनों ही ये चीज़ें मैंने आप लोगों से टेलीग्राम का हमारा जो ग्रुप है उसमें शेयर कर दी हैं, ठीक है। पेड व्हाट्सएप पे मैंने इसीलिए नहीं किया बिकॉज मैंने देखा बहुत सारे पेड बच्चे वहाँ पे जो है ऐड हुए थे आज सुबह, तो अगर मैं वहाँ पे आप लोगों को भेजती हूँ तो वहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये चल क्या रहा है, और मेरे हैंड रिटन नोट्स थे वो तो आई नो कि बहुत सारे बच्चों को तो मतलब समझ ही नहीं आएगा जो नए बच्चे हैं कि चल क्या रहा है, तो इसीलिए जो हमारा टेलीग्राम का ग्रुप था मैंने फिलहाल उसमें भेज दिया। और जहाँ तक कि टाइम टेबल की बात है, तो आप लोगों का जो टाइम टेबल है वो टाइम टेबल भी मैंने बनाकर दे दिया है, तो आई बिलीव सर उस पर जो है कंप्लीट एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे देंगे, ठीक है। मतलब मैंने अपने साइड से जो है टाइम टेबल उनको बनाकर दे दिया है। लेट्स सी, जल्दी आज या कल में ही आप लोगों को जो है टाइम टेबल को लेकर वीडियो या फिर कुछ अपडेट या कोई एक्सेल शीट ऐसा कुछ जो है मिल जाएगा कि हम स्टेप बाय स्टेप कैसे पूरा का पूरा ये कंटिन्यू करने वाले हैं हमारा सेशन। All right, and I can see a few students joining now, so welcome to filler form guys. मैम कंबाइन क्लास लगेगी या पूरी 11 बजे से होगी आपकी? नहीं डियर, ये कंबाइन क्लास है, ठीक है। नाउ दिस क्लास इज फॉर ओल्ड स्टूडेंट्स एज वेल एज न्यू स्टूडेंट्स। अभी जो हमारा पुराना वाला बैच था, तो देखो हमने पहले टीचिंग एप्टीट्यूड खत्म किया, राइट, उसके बाद हमने रिसर्च स्टार्ट किया, कॉम्प्रीहेंशन स्टार्ट किया, तो बहुत सारे जो बच्चे हैं ना वो मेरे साथ कॉम्प्रीहेंशन से जुड़े या रिसर्च एप्टीट्यूड से जुड़े थे, राइट। तो टीचिंग एप्टीट्यूड मेजर चंक ऑफ बच्चों का नहीं हुआ था, तो ये जो क्लास है ये कंबाइंड क्लास है। एंड गाइज आई नो आप लोगों के पास बहुत ज़्यादा टाइम अभी नहीं है, ठीक है, तो मैं आप लोगों को जैसे पहले वाले बैच को मैंने एकदम इन डेप्थ सारी चीज़ें कराई थी, अब वैसे मैं आप लोगों को नहीं कराऊंगी बिकॉज आप लोगों के पास टाइम ही नहीं है, राइट। बट इट डजेंट मीन्स कि मैं आपका कोई भी एक टॉपिक छोड़ूंगी, ठीक है, कोई भी आपका टॉपिक नहीं छूटेगा, बट येस हम लोग जो है बिल्कुल फास्ट ट्रैक में एकदम राजधानी एक्सप्रेस की तरह भागने वाले हैं, ओके। प्रियंका जी कह रहे हैं मैम मुझे दो चाटे लगाओ लेट आने पर।
देखो आई थिंक कि अभी आप लोग बड़े हो चुके हो, चाटे वाटे के जो है दायरे से आप एकदम बड़े हो चुके हो, ठीक है। तो खुद से डिसिप्लिन को फॉलो करो। एंड गाइज यू हैव 50 डेज मोर, ठीक है। 50 दिन मतलब बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है, कोई भी चीज को करने के लिए। अगर आप डिसिप्लिन में रहते हो तो जेआरएफ आपका कहीं नहीं गया, ठीक है, कहीं नहीं गया। डजंट मैटर आपको कुछ भी नहीं आता है, अब तक आपने बुक भी नहीं खोला है, डजंट मैटर। अगर आप स्मार्ट तैयारी करते हो, ठीक है, हार्ड वर्क्स, लेकिन कहीं कहीं पे स्मार्ट तैयारी भी काम आ जाती है, राइट। तो यहाँ पे भी आपको आपकी जो तैयारी है उसको एकदम स्मार्ट रखना है। जितना ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कर सको उतना ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करो, मॉक टेस्ट को सॉल्व करो, और पेपर 1 पेपर 2 दोनों में से किसी भी चीज को इग्नोर करने की गलती मत करना, राइट। डीआई और अगर पेपर 2 में आपको कुछ मैथ्स या अकाउंट्स जैसे सब्जेक्ट्स हैं उनको डेली बेसिस पे करो। गाइस आज से 50 दिन है आपके पास, 50 डेज इज सो मच, ठीक है, बहुत ज्यादा होते हैं 50 डेज आप लोगों के लिए। और यहाँ पे मैं आप लोगों को हेल्प करने के लिए हूँ ही। कहीं भी जो मेरे पुराने बच्चे हैं उनको पता होगा कि मैं चाहे बाहर कहीं घूमने गई हूँ, चाहे रात का टाइम हो, चाहे सुबह 6 बजे हो, 7 बजे हो, जब भी आप लोगों ने मुझे मैसेज किया है, आप लोगों को कोई हेल्प चाहिए होती है, कोई डाउट होता है, क्लैरिफिकेशन होता है, आई एम ऑलवेज देयर। तो मैं वैसी ही सेम नई बच्चों के लिए भी हूँ, ठीक है। अगर किसी को मेरा टेलीग्राम आईडी नहीं पता हो तो @Usha Kukreja 12, ठीक है, दिस इज माई टेलीग्राम आईडी। आप लोग एनी टाइम, मतलब एनी टाइम यू गाइस कैन कनेक्ट विद मी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो, ठीक है। चलो, तो अभी से आपको बस यही करना है आप लोगों की डिसिप्लिन में रखना है, डिसिप्लिन खुद का मेंटेन करना है, एंड देन पढ़ाई बहुत जोरों शोरों से करनी है, ठीक है। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं एक बार मुझे बता दो कि आप लोगों का जो है कुछ आप लोगों ने बैकग्राउंड देखा हुआ है, ठीक है, या फिर एकदम कंप्लीटली न्यू। मैम 11 बजे वाली क्लास अभी क्यों? डियर 11 बजे डीआई के सर क्लास लेंगे, थोड़ा सा टाइम टेबल में चेंजेस हुआ है इसीलिए जो है 10 बजे मैं क्लास ले रही हूँ। चलो मैम आईडी पर नोट्स नहीं आया है, आईडी पर नोट्स कैसे आएगा डियर? चलो मैम एमसीक्यूज और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए कोई अच्छी बुक बता दीजिए। तो गाइज मैं आपको एक ही सजेशन दूंगी, ठीक है, जो आप बुक्स में पढ़ते हो ना, तो जब भी आप बुक्स में पढ़ते हो तो वो जो बुक्स है ना वो कहीं ना कहीं से मुझे नहीं लगता कि मतलब बिल्कुल प्रॉपर होते हैं। वाई? बिकॉज देखो बुक्स है उसमें क्वेश्चन लिखा है, आप कहीं ना कहीं पे ना आंसर देख लोगे, आप कहीं ना कहीं पे टाइम को मेंटेन नहीं कर पाओगे। तो एमसीक्यूज और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आई विल टेल यू कि आप किसी ना किसी एप्लीकेशन पे जाकर दो। आजकल हर एप्लीकेशन पे आप देखोगे तो आपको मॉक टेस्ट मिल जाते हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाते हैं, उनकी लाइव क्विजेस मिल जाती हैं, हमारे एप्लीकेशन पे भी मिल जाती हैं, ठीक है। अगर हमारे एप्लीकेशन से सारे आपके टेस्ट्स खत्म हो जाते हैं, इफ़ यू आर सो गुड एट गिविंग टेस्ट्स, तो दूसरे एप्लीकेशंस को डाउनलोड करो और उनमें भी आप जो है फ्री टेस्ट्स, मॉक टेस्ट्स होती हैं उनको दो, ठीक है, लेकिन एप्लीकेशन के साथ ही देना बिकॉज वहाँ पे टाइमर भी होता है। आई टेल यू, पता है मेरे कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी रिसेंटली एग्जामिनेशन दिया था, मतलब दे वर सो ब्राइट स्टूडेंट, इतने ब्राइट स्टूडेंट्स थे, लेकिन उन्होंने क्योंकि मॉक टेस्ट आपके जैसे ऐसे बुक्स में से करने की कोशिश करी और मॉक टेस्ट को लाइव नहीं लगाया, मतलब टाइमर सेट करके नहीं लगाया, तो उनको पेपर 2 करने के लिए टाइम ही नहीं मिला। मतलब लिटरली इतने स्मार्ट बच्चे लेकिन आके ऐसे रो रहे थे कि मैम पीछे के 20-25 क्वेश्चन के लिए मेरे को करने के लिए सिर्फ 2 मिनट बचे थे, मैंने मतलब आंख बंद करके जो है आंसर्स को टिक किया। तो ऐसा आपके साथ नहीं होना चाहिए, राइट। क्वेश्चंस करवा दो मैम जी। डियर क्वेश्चंस मैं नहीं करवाती हूँ, क्वेश्चंस नीदू मैम कराते हैं, 9 बजे की क्लास में जो है क्वेश्चन एंड आंसर्स होते हैं, ठीक है। चलो तो आज की जो है हमारी क्लास को मैं स्टार्ट करती हूँ विदाउट अ फर्दर डिले, ठीक है। आप लोगों के पास टाइम नहीं है, आई कैन अंडरस्टैंड कि अभी फिलहाल ये बातें करने का टाइम नहीं है। बस स्टार्ट करने के पहले मैं एक बात आप लोगों से कहना चाहूंगी, यहाँ पे मेरे पास दोनों ब्लेंड ऑफ स्टूडेंट्स हैं। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो पुराने हैं, ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो नए हैं, ठीक है। तो मैं अगर आप लोगों को वापस से पूरा एकदम वैसा ही चीज कराऊंगी तो पुराने वाले स्टूडेंट्स हैं
ठीक है, उनके लिए फेयर नहीं होगा क्योंकि उनका टाइम वेस्ट हो जाएगा, और ना ही नए स्टूडेंट्स के पास इतना टाइम है कि मैं ऐसे 1 बाय 1 लाइन बाय लाइन जैसे पहले कराया था वैसे कराऊं। ठीक है, तो जो पुराने स्टूडेंट्स हैं आज के सेशंस को एज अ रिवीजन सेशन लो, और जो नए स्टूडेंट्स हैं जिनको कुछ भी नहीं पता है तो आप ये समझो कि बस इतना ही इंपॉर्टेंट है, जितना मैं आपको करा रही हूँ उतना अगर आप इन एंड आउट करके चले जाओ तो आपके लिए इनफ है, बहुत इनफ है, मतलब आपका JRF आ ही जाएगा। प्लस एक और रूल, ठीक है, फर्स्ट एंड द लास्ट रूल, मेरा क्लास कराने का सिर्फ एक ही रूल है, मैंने जो भी आज आपको टॉपिक्स कराए, ठीक है, आज से गूगल बाबा आपके जो है सबसे बड़े फ्रेंड होने चाहिए, गूगल बाबा आपके सबसे बड़े फ्रेंड होने चाहिए। ठीक है, जैसे ही मेरी क्लास खत्म हो जाती है उनके पास जाओ, जाके माथा टेको, मैंने आज जो टॉपिक कराया, ठीक है, वो टॉपिक के ऊपर एटलीस्ट 6-7 जो है साइट्स को ऐसे ही ऊपर से देख लो। ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जो होमवर्क करती हूँ, ठीक है, जो होमवर्क देती हूँ उसको करके आना मत भूलना, आपके लिए ही जो है अच्छा है। ठीक है, चलिए मैम, फिलर फॉर्म ऐप पर जो मॉक टेस्ट है आंसर करने पर राइट आंसर शो नहीं करता है, कैसे पता चलेगा कौन सा सही है? ओके राहत, अगर ऐसा है कि आपको मॉक टेस्ट देने में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कुछ टेक्निकल इशू आ रहा है, तो मैं आपका जो कंसर्न है वो मैं अपनी टीम तक पहुंचा दूंगी। नहीं तो एक ऑफिशियल साइट होती है, ठीक है, स्वयं जो है ऑफिशियल साइट है जहां पे आप खुद की प्रैक्टिस कर सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे मॉक टेस्ट मिलते हैं, दैट इज फॉर फ्री। ठीक है, मॉक टेस्ट मिलते हैं फ्री में, तो वहां से जो आप है बहुत सारे मॉक टेस्ट को प्रैक्टिस कर सकते हो। राइट, चलो, तो अभी मैं आप लोगों का ज़्यादा टाइम नहीं लूंगी, मैं डायरेक्टली टॉपिक पर आती हूँ। और अगर किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, सब्सक्राइब कर देना, एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया होगा तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। ठीक है, नाउ दिस इज द टाइम, यू हैव 50 days 14 hours 17 minutes 32 seconds नाउ। ठीक है, बस अभी ये लेक्चर स्टार्ट करने के 2 मिनट पहले ही मैंने जो है इसको इंसर्ट किया है। यहाँ पे मैं आप लोगों को डेली बेसिस पे फोटो दिखाऊंगी। ठीक है, अगर इसको देख के आपके दिल की धड़कन की स्पीड थोड़ी बढ़ गई है तो समझ लो आप राइट ट्रैक पे हो। अगर इसको देख के आपको कुछ भी नहीं हो रहा तो गाइस आपको सीरियस होने की जरूरत है। ओके, नोट्स यूनिट खत्म होने के बाद दोगे क्या? नहीं डियर, आपको नोट्स डेली बेसिस पे व्हाट्सएप पे और वेबसाइट पे मिल जाएंगे। ठीक है, लास्ट 2 दिन से मैंने नोट्स अपलोड नहीं किए हैं बिकॉज साइट पे कुछ तो इशू चल रहा था, नेटवर्क इशू की वजह से मैं अपलोड नहीं कर पाई। वो दोनों आज करूंगी और आप लोगों को व्हाट्सएप पे भी मैं डेली बेसिस पे शेयर कर दूंगी। ठीक है, चलो, तो आज से हम जो है हमारा नया यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं, वेरी फर्स्ट यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज टीचिंग एप्टीट्यूड। ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड। अब आप लोग मुझे बताओ कि टीचिंग एप्टीट्यूड को देखकर, इस वर्ड को देख के आपके दिमाग में क्या आ रहा है, आपका थॉट प्रोसेस क्या है टीचिंग एप्टीट्यूड को लेकर? चलो, टेल मी गाइज, व्हाट इज योर थिंकिंग? आपकी थिंकिंग क्या है टीचिंग एप्टीट्यूड को लेकर? मैम, एक दिन में एक चैप्टर कराएंगे क्या? नहीं डियर, एक दिन में एक चैप्टर नहीं कराऊंगी मैं, मतलब इतना तेज नहीं भागूंगी। ठीक है, लेकिन यस, जितना आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है उतना मैं आप लोगों को कराऊंगी। और प्लस आप लोगों को मैं एकदम ऐसा फ्रेशर न्यू छोटा बच्चा के जैसे ट्रीट नहीं करूंगी कि एक एक चीज़ मैं आपको कराऊं। जो चीज़ें मुझे लगता है आप सेल्फ लर्न कर सकते हो वो मैं आप लोगों को सेल्फ लर्निंग के लिए छोड़ दूंगी। ठीक है, टू टीच समथिंग, लर्निंग से करना, सीखना, सिखाना, चेंज इन बिहेवियर ऑफ टीचिंग, चेंज इन बिहेवियर बाय टीचिंग। ओके, वे ऑफ टीचिंग, एजुकेशन। सी, जिसने भी बोला मुझे, मेरे को सिर्फ एक ही परफेक्ट आंसर मिला कि चेंज इन बिहेवियर बाय टीचिंग। जब भी हम टीचिंग करते हैं, ठीक है, जब भी हम टीचिंग करते हैं हमारा मेन मोटो जो होता है, मेन मोटिव जो होता है यही होता है कि जो हमारे पास बच्चा है, ठीक है, जो बच्चा है उसका हम लोग जो बिहेवियर है, ठीक है, उसको हम लोग चेंज कर सकें। ठीक है, पहला होता है उसको नॉलेज देना। ठीक है,
और वो नॉलेज वो जाके सोसाइटी में अप्लाई कर सके। तो वो सोसाइटी में अप्लाई कब करेगा, जब उसका जो बिहेवियर है, जो अब तक वो बिहेव कर रहा था, वो अगर एक बार चेंज हो जाएगा तो हम क्या समझेंगे कि हाँ, हमारा जो टीचिंग का प्रोसेस था, जो मेरा टीचिंग का उद्देश्य था, एम था, वो फुलफिल हो गया। ठीक है, चल अब यहाँ पे जो हम है कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है, फटाफट से एक ही साथ जो हम है कराते जा रहे हो। अब यहाँ पे आप लोगों का होमवर्क नंबर 1 आता है, ठीक है। आप लोगों को कमेंट सेक्शन में क्या करना है, कमेंट सेक्शन में आपको जो है डेफिनेशन मुझे लिखकर बतानी है टीचिंग एप्टीट्यूड की, ठीक है। देखो बहुत बेसिक सी चीजें हैं, मैं ये आप लोगों को नहीं कराऊंगी बिकॉज टीचिंग एप्टीट्यूड की डेफिनेशन मैं पूरी मीनिंग आपको अभी कराने वाली हूँ। तो डेफिनेशन आपका होमवर्क है, वो आप लोगों को जो है लिखकर बताना है। और अगर आप लोग नहीं लिखते हो तो मैं आपको बता दूं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में डेफिनेशंस भी आए हैं, ठीक है। वो लोग डायरेक्टली डेफिनेशंस पूछ लेते हैं और बोलते हैं बताओ ये किसने बोला है। ऑलराइट, तो डेफिनेशंस में हमेशा आप लोगों को होमवर्क देती हूँ, क्योंकि जब आप खुद से डेफिनेशंस पढ़ते हो तो आप लोगों को जो है चीजें बहुत ज्यादा समझ में आने लगती हैं। चल, तो सबसे पहला टीचिंग जो है टीचर्स के लिए अब 2 वर्ड से लाया हुआ है, ठीक है, दैट इज टीचिंग एंड एप्टीट्यूड, राइट। तो टीचिंग का मतलब तो होता है पढ़ाना, ठीक है। टीचिंग का मतलब क्या होता है, टीचिंग का मतलब होता है पढ़ाना, और एप्टीट्यूड का मतलब होता है स्किल्स, ठीक है, किसी तरीके के गुण, राइट। तो टीचिंग एप्टीट्यूड जब हम मिला लेते हैं, जब हम टीचिंग और एप्टीट्यूड दोनों को मिला लेते हैं, तो उसका मतलब क्या होता है कि एक टीचर को टीच करने के लिए, यानी कि पढ़ाने के लिए कौन से गुण हैं जो लगते हैं, ठीक है। अब देखो टीचिंग जो है, आप पैदाइशी कोई टीचर है ना, पैदाइशी टीचर नहीं होता, ठीक है, बचपन से ही आप टीचर नहीं हो जाते हो। ये एक स्किल्स है जो आपको टाइम के साथ धीरे धीरे समय से समझ में आते हैं और आप सीखने लगते हो, राइट। तो ये जो है स्किल्स आपको सिखाने के लिए ये टीचिंग एप्टीट्यूड एक चैप्टर है, और आप जो है फ्यूचर टीचर्स बनने वाले हो, राइट। आप लोग का इसके बाद एम है कि आप कहीं किसी कॉलेज में जाके असिस्टेंट प्रोफेसर बनो। तो ये जो यूनिट है इसका वेटेज बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, मतलब 5 मार्क्स तो कहीं नहीं, 5 क्वेश्चंस तो कहीं नहीं गए आपके। ये टीचिंग एप्टीट्यूड से 5 क्वेश्चंस मिनिमम टू मिनिमम आते ही हैं। तो 10 मार्क्स का इसका जो है अच्छा खासा वेटेज है, राइट। वो इसीलिए है ताकि जो एनटीए है, जो यूजीसी नेट है, वो ये जानना चाहता है कि जो भी बच्चे अभी एग्जामिनेशन दे रहे हैं उनमें कितने टीचिंग के स्किल्स हैं, कितने टीचिंग के गुण हैं, राइट। मैम ये फर्स्ट क्लास है क्या? हाँ जी डियर, बिल्कुल ये फर्स्ट क्लास है, राइट। चलो, तो जब भी आप टीचिंग कर रहे हो, बस आपको टीचिंग पूरा एप्टीट्यूड, जितने भी क्वेश्चंस आएंगे आपके, जितने भी क्वेश्चंस आएंगे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आपको याद रखना है। एक तो चेंज होना चाहिए आपके बिहेवियर में, ठीक है। जो भी क्वेश्चन आएगा की पॉइंट्स को याद रखोगे, क्वेश्चन बन जाएगा। बिहेवियर में चेंज होना चाहिए, राइट। जो भी आपको आंसर देना है वो एक पॉजिटिव नोट पे आंसर देना है, ठीक है। मतलब जो भी आंसर आप दोगे उसको आपको ना एक पॉजिटिव नजरिए से देखना है। हो सकता है कि कुछ ऑप्शन से आपको लग रहा है कि हाँ ये भी हो सकता है, ठीक है, मतलब ये प्रैक्टिकली ऐसा होता है। अभी जैसे कुछ एक क्वेश्चन आ गया कि अगर कोई बच्चा है, ठीक है, वो बच्चा आपको जो है क्लास में बहुत ज्यादा तंग कर रहा है, बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है, कुछ ऑप्शन है उसमें, कुछ ऐसा भी ऑप्शन है कि आप उसको जो है क्लास के सामने इंसल्ट करो, ठीक है, आप उसको क्लास के सामने बेइज्जती करो, या क्लास से अबैंड कर दो, बाहर निकाल दो, ठीक है। या फिर कुछ ऐसे भी ऑप्शन आएंगे जिसमें आपको लगता है कि आपको धीरज करना है, ठीक है, आपको जो है थोड़ा सा पेशेंस रखना है और उसको जो है अच्छे से हैंडल करना है, मतलब वाइजली हैंडल करना है। तो जब भी ऐसे ऑप्शंस आएंगे तो आपको वो ऑप्शंस चूज करना है जो सबसे ज्यादा पॉजिटिव हो। अब अगर बच्चा एक क्लास में इतना तंग कर रहा है, मतलब इतना जो है शोर कर रहा है, इतना परेशान करके रखा है उसने, तो हो सकता है ऐसी सिचुएशन में आपको लगे कि मैम उसको क्लास से बाहर निकालना जो है सबसे अच्छा ऑप्शन होगा, मतलब मैं तो वही करूंगी। लेकिन आप जो भी करो दैट इज अ डिफरेंट पार्ट ऑफ अ स्टोरी, लेकिन आंसर आपको एक पॉजिटिव नोट पर ही करना है। ऑलराइट, चलो अब कुछ एसेंशियल टूल्स होते हैं, ठीक है। टीचिंग हम बेसिकली क्यों करते हैं, टीचिंग हमको जो है इवैल्यूएशन में काम आता है, मतलब हमको मूल्यांकन में काम आता है कि जो भी हमने टीचिंग कराई, ठीक है,
हम टीचिंग करते करते जो है सीखते हैं, लेकिन बच्चा कितना सीख रहा है हमारे साथ, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो आपकी टीचिंग का जो मूल्यांकन है, आपकी टीचिंग का जो इवैल्यूएशन है, वो बच्चों के इवैल्यूएशन के साथ होता है। मतलब मेजर चंक ऑफ स्टूडेंट्स की जो है मार्क्स कितनी है, अगर मेजर चंक ऑफ स्टूडेंट्स की मार्क्स अच्छी आ रही है तो यस आप लोग जो है एक सही ट्रैक पे जा रहे हो, एक सही दिशा में आप जो है टीचिंग करवा रहे हो, राइट। चलो, तो ये यूनिट में हम बेसिकली क्या सीखेंगे, वो पर्सन जो विश करता है अपना प्रोफेशन टीचिंग में लेने का, ठीक है, उनको क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं एक सक्सेसफुल टीचर बनने के लिए, वो हम आज यहाँ पर करेंगे। बहुत सारे टीचर्स होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा नॉलेज होता है, लेकिन उसको प्रेजेंट कैसे करना है, उसको सामने कैसे लेके आना है, वो उन लोगों को नहीं पता होता है, ठीक है। या बहुत बार ऐसा होता है कि उनको तो समझ रहती है, लेकिन सामने वाले को समझाना कैसा है वो ही नहीं पता होता है, राइट। तो ये यूनिट में हम बेसिकली यही सीखेंगे। सबसे ज़्यादा लर्निंग तो नेचरेबल डेफिनेशन आती है। रिंकू जी आप क्या कह रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, प्लीज एक बार क्लियर करके समझाओ, ठीक है। चलो, अब हम जो है कंसेप्ट को देखते हैं एक बार। टीचिंग एक ऐसी एक्टिविटी है जहाँ पे जो चाइल्ड है, जो बच्चा है, वो क्या करता है, वो लर्निंग करता है, ठीक है। एक तो लर्निंग करता है, उसको नॉलेज आती है, उसमें से वो कुछ स्किल सीखता है, और वो ऐसे स्किल सीखता है कि वो जब यहाँ से बाहर निकलता है तो वो सोसाइटी में जो है रह सके, वो सोसाइटी में अच्छे से जो है काम कर सके, वो सोसाइटी के लिए हेल्पफुल आ सके। अब अगर आप लोगों ने जो है पहले की ज़माने की जो देखी होगी, जो लर्निंग होती थी, जो हमारा गुरुकुल सिस्टम होता था, राइट, जो हमारा गुरुकुल सिस्टम होता था उसमें वो लोग क्या सिखाते थे, उसमें हम लोगों को वो लोग बेसिकली लिविंग ही सिखाते थे, राइट। वहाँ पे वो लोग पैसे अर्न करने का जरिया नहीं सिखाते थे। वहाँ पे स्कूल्स में उनकी शिक्षा कैसी होती थी कि उनको घर में कैसे रहना है, राइट, कैसे अपने फादर्स को ट्रीट करना है, कैसे अपनी मदर को ट्रीट करना है, कैसे उनको बाहर जाके दूसरे पर्सन जो उनसे छोटे हैं बड़े हैं उनको ट्रीट करना है, या नॉर्मल लिविंग के उनको जो है अपने गुरु के घर के काम भी करने पड़ते थे, राइट। तो उनको गुरु के घर के काम क्यों करने पड़ते थे, ताकि वो उनको इंडिपेंडेंट बना सकें, राइट, उनको कुछ ना कुछ सिखा सकें। और अगर मैं मॉडर्न डे की भी बात करूं तो अगर आप लोगों को पता होगा, जो गांधी जी थे हमारे गांधी जी थे, वो 3H को फॉलो करते थे एक स्टूडेंट की पढ़ाई के लिए, ठीक है। दैट इज हेड, हैंड और हार्ट। मतलब हेड, हैंड और हार्ट, यानी कि क्या कि जब भी आप एक स्कूल से बाहर जा रहे हो, ठीक है, जब भी आप एक स्कूल से बाहर जा रहे हो, आपके पास नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, आपके पास कोई ना कोई स्किल होनी चाहिए, ठीक है, कोई आपके पास कला होनी चाहिए जिससे आप पैसे भी अर्न कर सको, और आपके पास एक अच्छा दिल भी होना चाहिए जिससे आप सोसाइटी को हेल्प कर सको, आप सोसाइटी की मदद कर सको। इसीलिए ही आज हमारे जो है करिकुलम में, मॉडर्न डे करिकुलम में भी आपको क्यों लगता है कि जीके, वैल्यू एजुकेशन और क्राफ्ट जैसे जो है सब्जेक्ट्स होते थे, क्राफ्ट जैसे सब्जेक्ट्स हमारे पास क्यों होते हैं, ताकि हम जो है बच्चे को ये तीनों ही चीजें करा सकें। कि मान लो अगर बच्चा पढ़ाई में इतना ज्यादा अच्छा नहीं भी है, राइट, तो उसके पास कोई ना कोई गुण तो हो, कोई ना कोई स्किल तो हो कि जब वो स्कूल से बाहर निकले तो वो अपनी अर्निंग कर सके, राइट। और प्लस उसके पास एक अच्छा हार्ट भी होना चाहिए ताकि वो एक अच्छा इंसान बन के जो है अपनी जिंदगी अच्छे से गुजार सके, अच्छे से जी सके। ओके मैम, किसी ने पूछा कि डेफिनेशन का कैसे आती है, तो मैंने बताया कि अलग अलग विद्वानों के अलग अलग डेफिनेशंस आती हैं। एज एग्जांपल लर्निंग टू नर्चर, रविंद्रनाथ टैगोर। यस एग्जैक्टली, आप लोगों को जो है कुछ फेमस पर्सन, अभी जैसे मैंने आप लोगों को गांधी जी की बात करी, राइट, तो गांधी जी के हिसाब से टीचिंग क्या होती है, ऐसे जो है डेफिनेशंस वो लोग पूछ सकते हैं। जैसे स्वामी विवेकानंद के हिसाब से जो है टीचिंग क्या होती है, ठीक है, जैसे किसी ने यहाँ पे मेंशन किया रविंद्रनाथ टैगोर के हिसाब से टीचिंग कैसी होती है। तो कुछ ऐसे जो है मेजर लोग हैं, कुछ पर्सन्स हैं जिनका उठा के वो लोग टीचिंग का जो है उद्देश्य क्या है पीछे का वो पूछ लेते हैं, राइट। तो ऐसे जो डेफिनेशन से आपको करने हैं, ठीक है। ब्लूम्स शायद इसी से आया है, यस एग्जैक्टली, जो गांधीयन है, गांधीयन प्रिंसिपल पे ही ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी बनी हुई है। चलो, तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। टीचिंग एक ऐसी प्रोसेस है जो फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों होती है,
राइट मतलब टीचिंग आप फॉर्मली भी करते हो। अभी यहाँ मैं इस प्लेटफॉर्म पे आके आपको प्रॉपर वे में टीचिंग करा रही हूँ, तो टीचिंग ये फॉर्मल हो रही है, ठीक है। लेकिन इनफॉर्मल टीचिंग कैसे होगी, आप हमेशा ही कुछ ना कुछ सीखते रहते हो। आप आपके नेचर से कुछ सीखते हो, आप आपके स्कूल से कुछ सीखते हो, आप आपके फ्रेंड से कुछ सीखते हो, राइट। या फिर अगर मैं अपना ही एग्जाम्पल दे दूं तो यहाँ जब 10 से 11 बजे तक का मेरा लेक्चर होता है तब मैं आप लोगों को फॉर्मल टीचिंग करा रही हूँ। लेकिन 11 के बाद जब भी आप मेरे पास आते हो किसी हेल्प के लिए, तो तब जब मैं आपको हेल्प कर रही हूँ, तब जब मैं आपको टीचिंग करा रही हूँ, तब जब मैं आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन एंड आंसर्स ढूंढ रही हूँ आपको देने के लिए, तो वो क्या हो जाएगा, वो एक इनफॉर्मल टीचिंग हो जाएगी, राइट। और क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं कि आपके टीचर्स कौन कौन होते हैं, ठीक है। ऐसे भी आते हैं कि आपके टीचर्स कौन कौन होते हैं। तो सबसे पहले टीचर्स आपके पेरेंट्स होते हैं, राइट, क्योंकि पेरेंट्स आपको बहुत कुछ सिखाते हैं। नेक्स्ट जो है आपका स्कूल आता है, ठीक है। और थर्ड जो है, थर्ड होती है आपकी सोसाइटी। ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं कि आपके टीचर्स कौन कौन होते हैं। सबसे पहले टीचर्स आपके पेरेंट्स होते हैं, जहाँ पे आप उठना बैठना बोलना, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें सीखते हो। फिर स्कूल होते हैं, स्कूल में जहाँ पे आप टेक्स्ट बुक्स को लेके पढ़ते हो, ठीक है। और प्लस सोसाइटी, सोसाइटी में जहाँ पे आप रहना और सोसाइटी के साथ मर्ज होना सीखते हो, राइट। मैम नोटिफिकेशन में तो 19-20 जैन में करेक्शन विंडो ओपन हो रहा है, चेंजेस हो जाएगा ना मेरा। यस डियर, जैसे ही करेक्शन विंडो ओपन हो जाएगा आपके चेंजेस हो जाएंगे, ठीक है। और कुछ बच्चों को जो है कल प्रॉब्लम भी आ रही थी, सर्वर डाउन था आई बिलीव, बहुत बच्चों का जो है नहीं हुआ फॉर्म फिल। तो गाइस आज आपका फॉर्म बिना किसी डिले के कर देना। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार नहीं, 10 बार जाओ वो वेबसाइट पे और जाके अपना फॉर्म फिल कर लो, जैसे भी हो, लेकिन फॉर्म फिल कर लो, ठीक है। लास्ट में आप एंड के लिए वेट करोगे कि बाद में करेंगे बाद में करेंगे, तो गाइस नहीं होगा। लास्ट के टाइम पे उनके सर्वर में बहुत इश्यूज आते हैं और आप एनटीए को फोन करते करते रह जाओगे, वो आपकी हेल्प नहीं करेंगे, राइट। तो जितना जल्दी हो सके अभी आपके फॉर्म्स को आप लोग फिल कर लो, ठीक है। चलो, इनफॉर्मल टीचिंग जो होती है, इनफॉर्मल टीचिंग हम लोगों को हमारी फैमिली से या फिर आउटसाइड दी फैमिली से मिलती है, राइट। ये भी वो लोग पूछ सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया फैकल्टी, टीचर्स, एडिटर्स, ये सारे ही लोग जो है आपको फॉर्मल टीचिंग कराते हैं। अब यहाँ पे एडिटर क्यों, एडिटर यानी कि कोई बुक का एडिटर। तो जो भी कोई बुक है जिसको आप रेफर कर रहे हो पढ़ने के लिए, वो आपका टीचर हुआ, राइट। उससे आप कुछ सीख रहे हो, उससे आप लर्निंग कर रहे हो, तो बुक के एडिटर को भी आप जो है एक फॉर्मल टीचर बोल सकते हो, ऑलराइट। चलो अभी कुछ कंसेप्ट्स हैं जो टीचिंग को लेके हमको समझने होंगे। जब भी आपको एक आंसर करना है, कोई भी टीचिंग एप्टीट्यूड से क्वेश्चन आया है, अगर आप लोगों को ये चीजें ध्यान में है, ठीक है, तो आप टीचिंग एप्टीट्यूड के आंसर्स बहुत आसानी से कर पाओगे। सबसे पहला टीचिंग जो है एक डायनामिक प्रोसेस है, ठीक है। डायनामिक वर्ड का मतलब होता है हमेशा बदलने वाला, ठीक है, एवर चेंजिंग। अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, यहाँ पे जो मेरे बच्चे हैं जो पहले से ही मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनको पता होगा कि जब मैंने पहले टीचिंग कराई वो अलग थी, जब मैं अभी टीचिंग करा रही हूँ वो अलग है, ठीक है। चाहे सेम टीचर कोई सेम टॉपिक पढ़ा रहा हो, ठीक है, सेम टीचर कोई सेम टॉपिक पढ़ा रहा हो, तो भी जब वो पढ़ाएगा ना तो भी उसमें चेंजेस आएंगे ही आएंगे, ठीक है। वाई, बिकॉज एनवायरमेंट अलग होगा, सिचुएशन अलग होगी, राइट। चाहे एक टीचर सेम टॉपिक सेम चीज कराए तो भी वो अलग होगी, या सेम टॉपिक को अगर कोई और टीचर कराते हैं तो भी वो अलग होगी। तो जब भी हम टीचिंग की बात करते हैं, टीचिंग हमेशा एक चेंजिंग प्रोसेस होता है, वो हमेशा बदलते रहता है, राइट। हमेशा उसमें कुछ ना कुछ एड ऑन्स भी होते रहते हैं, हमेशा वो अपडेट भी होते रहता है। तो सबसे पहला आपको याद रखना है कि टीचिंग जो है एक डायनामिक प्रोसेस है, यानी वो एवर चेंजिंग प्रोसेस है। नेक्स्ट थिंग क्या है, इट इज एन कॉग्निटिव एक्टिविटी। कॉग्निटिव एक्टिविटी का मतलब होता है कि वो संज्ञानात्मक है, राइट, हमारे ब्रेन से रिलेटेड है। क्यों, क्योंकि टीचिंग में हम क्या करा रहे हैं, टीचिंग में हम बच्चों को नॉलेज दे रहे हैं, राइट, किसी प्रकार का ज्ञान हम उनको दे रहे हैं, इसीलिए वो क्या है, वो एक संज्ञानात्मक एक्टिविटी है, वो एक कॉग्निटिव एक्टिविटी है, वो आपके दिमाग से जुड़ी हुई है, राइट। नेक्स्ट थिंग इज टीचिंग जो है थोड़ा सा लेंदी, उसमें जो है पीरियड्स भी आते हैं। क्यों, क्योंकि उसमें हमको स्टडी
स्टडी और ट्रेनिंग दोनों ही करानी होती है। हम क्या कर रहे हैं, अब जैसे टीचिंग हो रही है राइट, अब मैं आपको एक लेक्चर दे दूं और मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि आपकी टीचिंग हो गई, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा राइट। तो टीचिंग करने के लिए हमको प्रॉपर एक यूनिट टेस्ट का वेट करना होता है, या फिर एक सेमेस्टर का वेट करना होता है, या फिर एक ईयर का वेट करना होता है, या फिर अगर मैं आपके कॉन्टेक्स्ट में बोलूँ तो आप लोगों को एक टीचिंग, मतलब अगर आप एक टीचर के साथ पढ़ रहे हो तो आपको मिनिमम 6 मंथ्स तो लगेंगे राइट। मिनिमम 6 मंथ्स लगेंगे आपको उस टीचर के साथ एडजस्ट होने के लिए, उनकी थिंकिंग को समझने के लिए, ठीक है, उनसे प्रॉपर ट्रेनिंग लेने के लिए, और जो आपको ऑब्जेक्टिव है दैट इज यूजीसी नेट को क्लियर करने के लिए राइट। तो इसीलिए जब भी आप टीचिंग को ध्यान में रखो तो वो एक लेंदी प्रोसेस है, वो एक 1 डे प्रोसेस नहीं है कि आई एक टीचर पढ़ा लिया खत्म। अगर ऐसा हो रहा है कि कोई टीचर आई पढ़ा लिया खत्म तो उसको हम सेमिनार बोलेंगे राइट। सेमिनार में ऐसा होता है कि बहुत सारे एक्सपर्ट्स आते हैं, एक दिन के लिए 1 घंटा 2 घंटा आपको पढ़ाते हैं और फिर चले जाते हैं, लेकिन उसमें जो है उसको हम प्रॉपर टीचिंग नहीं कह सकते। वो भी एक टीचिंग का पार्ट है, लेकिन वो एक टीचिंग का छोटा सा पार्ट है। ऑलराइट, टीचिंग एक लेंदी प्रोसेस है, और टीचिंग में जो है ऑटोनॉमी मिलती है, मतलब बहुत ज़्यादा फ्रीडम मिलता है राइट। टीचर फ्री है कि टीचर को कैसे पढ़ाना है। अगर आप आगे चल के टीचर बनने वाले हो तो आप सोचो, आपके पास टॉपिक्स तो होंगे राइट, आपके पास सिलेबस होगा, आपके पास टॉपिक्स होंगे, लेकिन उनको कैसे पढ़ाना है, पीडीएफ में पढ़ाना है, प्रेजेंटेशन के थ्रू पढ़ाना है, कोई वीडियो दिखा के पढ़ाना है, कोई फोटोज से पढ़ाना है, या नॉर्मल कोई बुक उठा के पढ़ाना है, या फिर बहुत सारे टीचर्स ऐसे होते हैं जिनको बुक की ज़रूरत नहीं होती, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बस उनको खड़ा कर दो, वो बोलेंगे दैट इज़ इनफ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा हाई लेवल की जो है फ्रीडम मिलता है, हाई लेवल की ऑटोनॉमी मिलती है राइट। अब ये जो है ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, टीचिंग जो है कंटिन्यूस प्रोसेस है। अब ऑब्वियसली थोड़ा दिमाग लगाओ, अगर ये लेंदी प्रोसेस है, अगर ये 1 डे प्रोसेस नहीं है तो ऑफ कोर्स इट्स कंटिन्यूस राइट। अगर आप 6 महीना किसी से पढ़ रहे हो, एक यूनिट के लिए, एक सेमेस्टर के लिए, एक साल के लिए किसी से पढ़ रहे हो, तो ऑफ कोर्स इट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस, ठीक है, वो हमेशा ही चलते रहती है। नाउ दिस थिंग इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मतलब एकदम ऐसा स्टार 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 कर लो। टीचिंग जो है इट इज एन आर्ट, इट इज एन साइंस, दोनों आर्ट्स भी है वो और वो साइंस भी है। अब मैं आर्ट्स क्यों कह रही हूँ, वाई, बिकॉज जब आप एक टीचर हो, ठीक है, जब आप एक प्लेटफॉर्म पर रुके हो, आप बच्चों को पढ़ा रहे हो, तो वहाँ पे जो है आपकी क्रिएटिविटी देखने को मिलती है कि आप कितने ज़्यादा क्रिएटिव हो। आप एक ही टॉपिक को, कोई एक टीचर है आया पढ़ाया चले गए, एक टीचर है जिन्होंने इस तरीके से पढ़ाया कि मतलब बिल्कुल दिमाग में ही रह गया राइट। तो ये क्या है, ये एक तरीके का आर्ट है, क्योंकि हर टीचर अलग करेगा, ठीक है, ये कला है, कला का प्रदर्शन है। तो इसमें आप जितने क्रिएटिव होना चाहो उतने क्रिएटिव आप हो सकते हो राइट। प्लस ये साइंस भी है। साइंस क्यों, क्योंकि आपको एक साइंटिफिक मेथड को फॉलो करना पड़ता है, आपको एक पूरे प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ता है। आप ऐसे नहीं कह सकते कि एंट्री का जो एग्जाम है वो 6 महीने बाद आएगा, ठीक है, लेकिन मेरा पोर्शन तो 1 साल में खत्म होगा तो मैं 1 साल में खत्म कराऊंगा राइट। ऐसा नहीं है, आपके पास कुछ टाइम बाउंड है जिसको आपको फॉलो करना है, कुछ प्रॉपर यूनिट्स हैं, वो यूनिट्स ही आप पढ़ोगे। अब आप बोलो कि मैम मुझे ना पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट नहीं पसंद है, तो टीचर कहे कि ये मुझे नहीं पढ़ाना है, लेकिन ऐसा चलेगा नहीं। वाई, बिकॉज वो आपके सिलेबस में है, तो आपको प्रॉपर एक सिलेबस भी फॉलो करना है, आपको एक टाइम लिमिट को भी लेके चलना है, और वो प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप आप जो है टीचिंग में जाओगे। ऐसा नहीं करोगे कि आज ही मैंने आते ही धड़ाम से आपको मॉडल्स ऑफ टीचिंग करा लिए राइट। मैं क्या करूंगी, पहले आपको डेफिनेशंस पढ़ाऊंगी, ठीक है, इंट्रोडक्शंस दूंगी, थोड़े से कैरेक्टरिस्टिक्स समझाऊंगी, फिर आगे बढ़ूंगी। तो दिस इज व्हाट स्टेप बाय स्टेप बिहेवियर। तो ये बिल्कुल आपको याद रखना है कि जो टीचिंग है वो आर्ट भी है और वो साइंस भी है राइट। अब टीचिंग बहुत सारी चीज़ों से कनेक्टेड होता है। एजुकेशन तो हम दे ही रहे हैं राइट। जब भी टीचिंग होती है वहाँ लर्निंग होनी ही होनी है, और जब आपको ज्ञान भी मिल रहा है, आपकी लर्निंग भी हो रही है, तो ये एक तरीके की क्या है, आपकी ट्रेनिंग है राइट। ये एक तरीके क्या है, आपकी ट्रेनिंग है। किस बात की ट्रेनिंग है, कि आपको सोसाइटी में कैसा परफॉर्म करना है राइट। टीचिंग जो है, टीचिंग एक तरीके की सोशल सर्विस है। टीचिंग एक तरीके की सोशल सर्विस है। कुछ बच्चे हैं यहाँ पे जिनको उनके दिमाग में डाउट है कि मैम जो टीचिंग है, कुछ
ऑप्शंस आए थे, अभी मुझे याद नहीं आ रहा, उन्होंने पूछा था उसमें एक ऐसा था कि टीचिंग क्या एक बिजनेस प्रोसेस है, ठीक है। तो टीचिंग को कभी भी आप जो है बिजनेस प्रोसेस नहीं बोलोगे। आज तक मेरे से बच्चे क्वेश्चंस पूछते रहते हैं कि मैम क्या उसका आंसर बिजनेस प्रोसेस था, क्या उसका आंसर बिजनेस प्रोसेस था। तो डियर, बिजनेस प्रोसेस टीचिंग कभी भी नहीं होगा, नेवर। टीचिंग को हम हमेशा एक नोबल प्रोफेशन बोलते हैं, ठीक है, एक नोबल प्रोफेशन बोलते हैं। यानी कि अगर एक टीचर आ रहा है और आपको पढ़ा रहा है तो वो आपको एक सोशल सर्विस दे रहा है, ठीक है, वो कभी भी बिजनेस नहीं देगा, ठीक है। और गाइस, आप लोगों से मेरी एक और रिक्वेस्ट है, प्लीज अगर टॉपिक के रिलेटेड आप कुछ बात कर रहे हो तो ही बात करो, वरना जो है कमेंट सेक्शंस को भर मत दो, ठीक है। अभी यहाँ पे मुझे बहुत सारे अलग अलग से टॉपिक रिलेटेड कमेंट्स दिख रहे हैं, तो मुझे ना बहुत ऊपर जाके पढ़ना पड़ रहा है कि क्या किसी बच्चे का कोई ऐसा कमेंट था जो मुझसे छूट गया जो नेसेसरी है, राइट। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आई नो आप लोगों के दिमाग में कुछ डाउट्स हैं कि मैम कैसे होगा, पेपर फर्स्ट कंप्लीट कैसे होगा, करवाया जाएगा नहीं, टाइमिंग्स क्या होंगे, फलाना ढिमकाना। तो गाइस, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लेक्चर खत्म होने के बाद आपके जितने भी ये डाउट्स हैं आप दे दो, आई स्वेयर मैं आप लोगों को खुद से रिप्लाई करूंगी, ओके। मैं आप लोगों के कमेंट्स हमेशा देखती हूँ और मैं आप लोगों को रिप्लाई भी करती हूँ, तो आई स्वेयर मैं आप लोगों को रिप्लाई करूंगी, लेकिन यहाँ कमेंट सेक्शन में मत बात करो प्लीज। मैम वो जो क्वेश्चन मैंने पूछा था, कौन सा क्वेश्चन पूछा आपने शिवानी? बिकॉज आई टेल यू ना, कमेंट्स बहुत ज़्यादा ऊपर चले गए हैं, तो प्लीज़ एक बार वापस से आपका जो क्वेश्चन है वो आप मुझे दे दो, ठीक है। मैम टीचिंग प्रोफेशन भी तो होता है, तो मैंने आप लोगों को वही तो बोला, टीचिंग एक नोबल प्रोफेशन होता है। यहाँ पे टीचर को पैसा मिल रहा है, यहाँ पे टीचर को मनी मिल रहा है, लेकिन टीचिंग कराने के पीछे मेरा जो उद्देश्य होता है वो मनी नहीं होता है, राइट। लेकिन टीचिंग को करने के लिए मनी नेसेसरी है, राइट। मतलब अगर कोई टीचर यहाँ पे आ रहा है, आपको जो है वो अपना टाइम दे रहा है, वो अपने एफर्ट्स दे रहा है, अगर उसको मनी नहीं मिलती है, अगर उसको पैसा नहीं मिलता है, तो वो जिएगा कैसे, राइट। उसको भी तो अपने लिविंग के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। तो एक प्रोफेशन जरूर है, इससे टीचर को मनी जरूर मिलता है, लेकिन एक वो नोबल प्रोफेशन होता है जहाँ पे टीचर का उद्देश्य पैसा कमाना नहीं होता है। टीचर का उद्देश्य ये होता है कि सामने वाले जो स्टूडेंट है उसको अंडरस्टैंडिंग कराई जाए और उसको सोसाइटी में आगे बढ़ाने के लिए हेल्प कराई जाए, ओके। देखो, मुझे ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आपके कमेंट सेक्शन में चाहिए, बाकी कोई क्वेश्चंस नहीं, ठीक है। चलो, नेक्स्ट है फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग। अब जब भी आप टीचिंग कराते हो, एक क्लासरूम में जब भी आप एक टीचिंग कराते हो, कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो आपकी टीचिंग को इफेक्ट कर सकते हैं। जैसे फॉर एन एग्जांपल, अभी मैं आप लोगों को यहाँ पे पढ़ा रही हूँ, या ऑफलाइन में भी अगर कोई टीचर आपको पढ़ा रही है, चलते चलते लाइट बंद हो जाती है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, कुछ स्टूडेंट्स होंगे, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे पेपर्स फाड़ेंगे, ठीक है, और पेपर के साथ ऐसे करना चालू हो जाएंगे, राइट। तो टीचर क्या बोल रहे हैं आपको समझ में ही नहीं आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे टीचर तो अपना 100% दे रहा है, बिल्कुल 100% टीचर ने दे के आपको पढ़ाया, लेकिन एक ऐसा फैक्टर था, एक लाइट ऐसी फैक्टर है जिसने बंद होने की वजह से टीचर का जो इफेक्टिवनेस है, टीचर का जो मोटिव है, उसको फुलफिल होने नहीं दिया, राइट। अग्री करते हो इस बात पे? बट प्रिंसिपल्स का होता है। मैम मेरा एसएमएस नहीं देखे, कॉग्निटिव एक्सप्लेन कर दो। भानु जी, मैं सब कुछ एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है, सब कुछ एक्सप्लेन करूंगी, लेकिन अभी आप टॉपिक से डाइवर्ट मत हो, ठीक है। कॉग्निटिव डोमेन ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में आगे चल के आता है। अगर आपको नॉर्मल कॉग्निटिव की मीनिंग समझनी है, तो कॉग्निटिव कोई भी ऐसी चीज जो आपके दिमाग से रिलेटेड है, जो आपके हेड से रिलेटेड है, ठीक है। अगर आप किसी चीज को समझ रहे हो, दिमाग लगा के समझ रहे हो, उसको आप कॉग्निटिव या संज्ञानात्मक बोल सकते हो, ऑलराइट। उसको हिंदी में हम संज्ञानात्मक बोल सकते हैं। चलो, तो ऐसे कुछ फैक्टर्स हैं जो टीचिंग पे इफेक्ट करते हैं, उसको अभी हम देखते हैं, ठीक है।
चाहे टीचर कितना ही क्वालिफाइड हो, चाहे टीचर के पास कितने भी स्किल्स हो, लेकिन अगर उसको बेटर हैंडलिंग करनी है क्लासरूम की, तो कुछ फैक्टर्स हैं, कुछ रोल है जो टीचर को प्ले करना होता है एक क्लासरूम में, ताकि टीचिंग और लर्निंग दोनों ही हो सके, राइट। टीचिंग भी आप कर रहे हो, वो हवा वाले एग्जाम्पल में अगर आप देखो वहां से टीचिंग हो रही है, लेकिन स्टूडेंट के साइड से लर्निंग नहीं हो रही है। तो जब भी आपको टीचिंग एप्टीट्यूड से कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आपको ये याद रखना है कि एक क्लासरूम में टीचिंग तो हो रही है, लेकिन लर्निंग भी होनी चाहिए। ओके, टीचिंग भी होनी चाहिए और लर्निंग भी होनी चाहिए। मैम आपका फेस लेफ्ट करो, क्या दिखाई नहीं दे रहा है? अच्छा ओके, आप लोगों को जो है थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा होगा। ऑल राइट गाइज, डोंट वरी, मैं इसके नोट्स आप लोगों को व्हाट्सएप पे दे दूंगी। अगर कुछ नहीं दिखाई दे रहा है आप लोगों को, अब मैंने देख लिया आप लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, तो जो कल से मैं पीपीटी बनाऊंगी उसमें इस बात का ध्यान रखूंगी। ओके, मैम प्लीज क्लियर करिए डाउट। कौन सा डाउट है शिवानी डियर आपको? आपका डाउट ही नहीं दिख रहा है मुझे यहाँ पर कहीं पे भी। ओके, आई गॉट इट, बट द क्वेश्चन वाज which of the following process the teaching process doesn't indicate? Inter process, business process, continuous process, social process, which one is correct? ओके देखो, अगर वो क्वेश्चन आपसे ऐसा पूछ रहा है कि टीचिंग प्रोसेस इनमें से कौन सा नहीं है, अगर आप उसमें आंसर दे रहे हो बिजनेस प्रोसेस, इट इज करेक्ट, क्योंकि वो पूछ रहे हैं कि कौन सा नहीं है, तो बिजनेस प्रोसेस नहीं है, इट इज ट्रू, तो इसमें आंसर बी ही आएगा आप लोगों का। ठीक है, बिजनेस प्रोसेस ही आएगा। ओके चलो, यानी कि जो बच्चे आके मुझसे क्वेश्चंस पूछ रहे थे, डाउट्स पूछ रहे थे, उन्होंने उसमें नॉट देखा ही नहीं। ठीक है, इसका मतलब है उन्होंने उसमें नॉट देखा ही नहीं। तो अगर नॉट आप लोगों ने नहीं देखा, तो डियर यूजीसी नेट में भी आपसे ऐसे, जब आप एग्जामिनेशन देने बैठोगे, आपसे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जहाँ पे वो लोग जानबूझ के ना नॉट पूछेंगे, और ऐसा नॉट लिखा हुआ रहेगा, मतलब ऐसे छोटू पिंदू सा, कि आप लोगों को दिखाई नहीं देगा। तो प्लीज आपकी आंखें ना खोल कर काम करना, राइट। जैसे अभी कल के टाइम पे ही मैं ऐसे ही जस्ट स्क्रॉल करी थी, तो वहां पे ऐसे एक जोक आया, बाहर लिखा हुआ था कि आपके हेयर्स कट करो 5 रुपीज में। तो एक लड़की बहुत खुश होकर अंदर चली गई वो सैलून में, कि वाओ 5 रुपीज में उन्होंने बाल कट कर दिए। बैठ गए, उन्होंने बालों को अच्छे से शैम्पू करा, कटिंग करा, फिर ब्लो ड्राई करके दिया, फिर जब बिलिंग काउंटर पे आई, उन्होंने ना सिर्फ 5 रुपीज निकाल कर दे दिया। तो वो सामने वाली कह रही थी कि रुको मैं आपको बिल दे देती, तो उसने बोला नहीं मुझे बिल की जरूरत नहीं है, और 5 रुपीज दे दिए। तो वो जो ओनर थी ना, वो उनको ऐसे बाहर लेकर गई, और बाहर लेकर उन्होंने दिखाया कि आपने शायद नोटिस पढ़ा नहीं ठीक से, यहाँ पे 5 रुपीज और नीचे एकदम ऐसे छोटा सा लिखा हुआ था कि 5 रुपीज में सिर्फ एक ही बाल कटेगा। तो उसके कितने सारे बाल थे, राइट। तो एनटी भी आपके साथ ऐसा ही करेगा, वो ना नॉट ऐसे छुपके छुपा के से कहीं लिख देगा, और आप लोगों को दिखाई भी नहीं देगा, राइट। चलो, तो ऐसी गलती प्लीज मत करके आना कि नॉट लिखा है और आप लोगों ने नॉट को देखा ही नहीं, राइट। चलो, तो अभी कुछ स्ट्रैटेजीज हैं, ठीक है। अगर आपको टीचिंग को इफेक्टिव बनाना है, कुछ स्ट्रैटेजीज हैं जो आपको फॉलो करनी पड़ती हैं अगर आपको एक क्लासरूम में टीचिंग एंड लर्निंग दोनों करानी है, राइट। कुछ स्ट्रैटेजीज का मतलब कुछ मेथड्स हैं, कुछ मेथड्स को टीचर्स जो हैं यूज करती हैं, ठीक है। अब वो जो मेथड आप यूज कर रहे हो, जिस मेथड से आप पढ़ा रहे हो, अगर उस मेथड को आप यूज कर रहे हो, वो दो तरीके के मेथड्स हो सकते हैं। एक तो वो टीचर सेंटर्ड मेथड्स हो सकते हैं, और एक वो स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड हो सकते हैं, राइट। मैम नेट एजुकेशन के लिए कितना प्राइस है? डियर अगर आपको हमारा कोर्स ज्वाइन करना है और आपको उसके कोर्स के रिलेटेड कुछ भी क्वेरीज हैं, तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, राइट। मैं जो है आपको टीम से कनेक्ट करवा दूंगी, वो टीम आपको बहुत अच्छे से गाइड कर लेंगे। दोनों ही चीज़ें, आपको कैसे ज्वाइन करनी है, क्या प्राइसिंग वगैरह है, आपको कैसे नोट्स मिलेंगे, वेबसाइट को कैसे एक्सेस करना है, सब कुछ वो आपको समझा देंगे। ओके चलिए,
चलो, जिस किसी को भी प्राइसिंग रिलेटेड डाउट है, जिस किसी को भी ज्वाइनिंग के रिलेटेड डाउट है, आप लोग मुझे मेरे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, मैं सिंपली आपको टीम से कनेक्ट करवा लूंगी। ऑलराइट मैम, व्हाट्सएप नंबर बता दो प्लीज। तो डियर, आपको यहाँ पे जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको ये सेशन खत्म होने के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स मिल जाएंगे व्हाट्सएप के ग्रुप से, तो वो लिंक में जाके आप जो है हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। चलिए, तो सबसे पहला आता है टीचर सेंटर। ठीक है, अभी मैं आज कोशिश करूंगी कि आपको टीचर सेंटर एटलीस्ट खत्म करा सकूं, बट लेट्स सी टाइम कितना परमिट करता है। अभी 47 ऑलरेडी हो चुका है, राइट। तो हमारे पास लगभग 10 मिनट है, तो आई सी 10 मिनट में मैं आपको कितना कवर करा सकती हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको कवर कराने की कोशिश करूंगी, राइट। और मुझे कमेंट सेक्शन में एक बार लिख के भी बता देना कि आपको बहुत ज़्यादा ऐसा फास्ट ट्रैक तो नहीं लग रहा है कि मैं बहुत फास्ट जा रही हूँ, ठीक है। लेकिन मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, बिकॉज मैंने जो आप लोगों का टाइम टेबल दिया है अभी सर को, उसमें मैं आप लोगों के ना फोर्थ तलक मैंने आप लोगों के जो है 4 फेब तक आपका जो है टॉपिक खत्म कराने का सोचा है, ठीक है। लेकिन मतलब टाइम टेबल दिया है 4 फेब तक सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन मैं ट्राई करूंगी कि मैं उससे पहले ही अगर आपको खत्म करा सकती हूँ तो मैं उसके पहले ही आपको खत्म करा सकूं, राइट। चलिए, तो सबसे पहले जो मेथड होता है, टीचर सेंटर्ड मेथड होता है और स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड होता है। टीचर सेंटर्ड मेथड क्या होता है, जहाँ पे जो हमारा मेन फोकस है, जो पूरे क्लास का मेन फोकस है, वो टीचर पे होता है। जैसे आप मान लो जब आप प्री स्कूल में थे, राइट, जब आप प्री स्कूल में थे, नर्सरी, सीनियर, जूनियर में जब आप थे, तब आप क्या टीचर को कुछ बोल सकते थे? क्या आप टीचर से कुछ डाउट पूछ सकते थे? नहीं, टीचर ने बोला ए फॉर एप्पल होता है तो आपने बस मान लिया कि ए फॉर एप्पल होता है। तो वहां पे जो मेन रोल प्ले कर रहा है ना, वो सब टीचर कर रहा है। मतलब प्लानिंग भी टीचर कर रहा है, फिर कंटेंट को प्रोवाइड भी टीचर कर रहा है, राइट। आपको सिखा भी टीचर ही रहा है, आपका एग्जाम भी टीचर ही रेला है, और बहुत सारे केसेस में जो एग्जाम है वो भी टीचर ही दे देती है, राइट। क्योंकि आप बहुत छोटे होते हो, आप लोगों को एग्जाम कैसे देना है वो पता नहीं होता है, तो टीचर बहुत बार आप लोगों की हेल्प भी कर लेती है, राइट। तो यहाँ पे जो मेन फोकस है, जो भी कुछ चल रहा है उसका मेन फोकस कहाँ है? उसका मेन फोकस टीचर पे है। लेकिन अगर मैं अभी की बात करूं, जैसे आप जो है अभी यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन दे रहे हो, यहाँ पे जो मैं पढ़ा रही हूँ, मैं क्या पढ़ा रही हूँ कि आपके लिए अभी फिलहाल 50 डेज में क्या जरूरी है, राइट। तो मैंने कंटेंट को प्लान किया आपके लिए, राइट। अभी मैं यहाँ पे आके पढ़ा रही हूँ, आपको पढ़ा रही हूँ, लेकिन यहाँ पे आप मुझसे इंटरेक्ट भी कर रहे हो, आपको कोई क्वेश्चन एट द सेम टाइम आप मुझसे क्वेश्चन भी पूछ रहे हो, राइट। और आप लोगों को जो है आपकी कन्वीनियंस के हिसाब से जो एनटीए है वो एमसीक्यू के फॉर्मेट में जो है एग्जाम देता है। ऐसे बड़े बड़े लेंदी पोथियां नहीं लिखनी होती हैं आपको, राइट। तो ये क्या हो गया, ये कंप्लीट स्टूडेंट सेंटर्ड होगा, जहाँ पे हम सब कुछ स्टूडेंट के लिए देख रहे हैं, और कुछ टीचर सेंटर्ड होता है जहाँ पे सब कुछ जो है टीचर के हिसाब से हो रहा होता है, सब कुछ टीचर की मर्जी से हो रहा होता है, राइट। तो टीचर सेंटर्ड में नो मैम, मुझे डर लगता था टीचर से ओके चलो, तो टीचर सेंटर्ड में सबसे पहला जो है दैट इज लेक्चर मेथड, राइट। अभी आप लोगों ने बचपन से जो भी कुछ किया है वो सब लेक्चर मेथड पे ही दिया है। जो भी आपका स्कूल में लर्निंग हुई है वो मेजर स्टूडेंट्स की, यहाँ पे जितने मेजर चंक ऑफ स्टूडेंट्स बैठे हैं उनकी जो है लेक्चर मेथड से ही हो रही होगी। वो तो अभी रिसेंटली कुछ साल हुए हैं जहाँ पे जो है बच्चों को हम लोग स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड के हिसाब से सिखाते हैं, प्रोजेक्टर के हिसाब से सिखाते हैं। बट आई बिलीव आपकी जो स्कूलिंग है वो स्कूलिंग खत्म हुए ही मेरे हिसाब से 7 to 8 ईयर्स हो चुके होंगे, राइट। स्कूलिंग को खत्म हुआ ही, अगर कोई मैनेजमेंट अपने मास्टर्स के बिगिनिंग में भी है तो भी, और अगर बिगिनिंग आपने खत्म कर दी है तो मेरे हिसाब से तो मिनिमम आपके जो है 9 to 10 ईयर्स हो चुके होंगे आपकी स्कूलिंग को छोड़े, मतलब 10th को खत्म किए। तो पहले के टाइम पे जितने भी क्लासेस होते थे स्कूल में सारे के सारे लेक्चर मेथड पे ही होते थे, जहाँ पे जो टीचर है वो आके आपको पढ़ा रही है, ठीक है, वही प्लान कर रही है, और जितना उन्होंने प्लान किया है, जैसे जैसे प्लान किया है वो वैसे वैसे आपको जो है आके पढ़ाती जा रही है, और जो स्टूडेंट्स हैं वो सुन रहे हैं और नोट्स बना रहे हैं, राइट, लिखते जा रहे हैं लिखते जा रहे हैं लिखते जा रहे हैं। और यहाँ पे जो है सारी की सारी जो मेन फोकस होता है वो टीचर के ऊपर होता है। मतलब बच्चे को कितना समझ में आएगा कितना नहीं समझ में आएगा वो टीचर पे डिपेंड करता
रहता है कि टीचर के बोलने का टोन कैसा है, ठीक है, टीचर कितना अच्छे से बोल पाते हैं, कितना अच्छे से जो है स्टूडेंट्स उनको सुन पाते हैं, फ्लो बहुत ज़्यादा तो नहीं है, या पढ़ाने का स्टाइल ऐसा बहुत रुक रुक के तो नहीं है, तो कैसे उनका स्टाइल है, वो कैसे पढ़ाते हैं, कैसे सब कुछ कवर करते हैं, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं लेक्चर मेथड में, जो कि है टीचर सेंटर्ड मेथड। ओके, मैम यूजीसी नेट क्लियर होने के बाद गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी? यस एग्जैक्टली, इसीलिए तो आप यूजीसी नेट कर रहे हो, बिल्कुल मिल जाएगी। आप कहीं पे भी अगर आप नेट क्लियर कर लेते हो तो आप कहीं पे भी किसी भी यूनिवर्सिटी में एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन हो सकते हो, और बहुत सारी ओपनिंग्स भी आती हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप लोगों के पास जॉब्स अवेलेबल नहीं है, बहुत सारी ओपनिंग्स भी आती हैं जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो, और नेट को क्लियर करने के बाद आप प्राइवेट जॉब्स भी कर सकते हो, मतलब जॉब्स के रिलेटेड ओपनिंग्स बहुत ज़्यादा होती हैं, आपके लिए जो दरवाज़ा है वो बहुत ज़्यादा खुल जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम आते हैं टीम टीचिंग पर। ओके, टीम टीचिंग क्या होता है? टीम टीचिंग का मतलब, अब जैसे देखो टीम कैसे बनती है, क्या टीम एक सिंगल टीचर के साथ बनती है? ठीक है, आप लोग बताओ मुझे, जो टीम है, अगर किसी को टीम बनानी है तो मिनिमम मुझे कितने जो लोग हैं वो चाहिए होंगे? मैम पीएचडी की एंट्रेंस के लिए नेट ज़रूरी है क्या? बिल्कुल डियर, पीएचडी की अगर आपको एंट्रेंस करनी है, ठीक है, अगर आप पीएचडी की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए नेट और जेआरएफ को क्लियर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ नेट ही नहीं, आप लोगों को जेआरएफ क्लियर करना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वाई? बिकॉज अगर आपने जेआरएफ क्लियर नहीं किया तो आपको फेलोशिप नहीं मिलेगी, तो आपको लैक्स ऑफ फीस लगती है, मतलब लैक्स ऑफ फीस लगती है पीएचडी को करने के लिए। तो मुझे नहीं लगता कि आपको जो है, अगर जेआरएफ नहीं आया है तो पीएचडी की तरफ बढ़ना चाहिए। ऑलराइट, चलो, ग्रुप टीचिंग में 2 की जरूरत है, 2 या 2 से अधिक, मोर देन 2 to 5। ओके, चलो, तो टीम टीचिंग में भी ऐसा ही होता है, जैसे एक टीम बनाने के लिए एक सिंगल मेंबर टीम नहीं बना सकता, वैसे ही टीम टीचिंग करने के लिए मिनिमम टू मिनिमम हम लोगों को 2 टीचर्स की रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ पे 2 टीचर्स क्या करते हैं, एक टीम बनाते हैं, ठीक है। अब टीम बना के क्या, वो लोग अपना जो पोर्शन है, वो लोग अपना जो हिस्सा है उसको हाफ हाफ बांट लेते हैं, राइट। अब यहाँ पे क्या हो रहा होता है, एक टीचर है जो टीचर एक्सप्लेन कर रही है, राइट, एक टीचर है जो टीचर आपके डाउट्स को सॉल्व कर रही है, ठीक है। अभी क्या, जो मॉडर्न टाइम्स में जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ते हैं, ठीक है, यहाँ पे मैं आपको बायजूस का एग्जांपल दे सकती हूँ। बायजूस का अगर आपके पास कोई छोटा बच्चा होगा जिसने K-12 का जो है लिया होगा, या फिर अगर वो 9th 10th में भी है, तो आपको पता होगा कि उनकी जो टीचिंग होती है वो टीम टीचिंग होती है। एक वीडियो सामने से चल रही होती है, ठीक है, उनकी एक रिकॉर्डेड वीडियोस होती हैं, कुछ उनकी रिकॉर्डेड वीडियोस होती हैं, जो रिकॉर्डेड वीडियो चल रही रहती है, यानी कि एक टीचर वो रिकॉर्डेड वीडियो के अंदर है, राइट। एक टीचर वहाँ पे सामने होता है आप लोगों के पास, वो जो रिकॉर्डेड टीचर ने बोला उसको एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। और तीसरा टीचर और होता है, जो आप बच्चे जो है कमेंट सेक्शंस में डाउट पूछ रहे हैं ना, वो डाउट्स को क्लियर कराने के लिए। मतलब उनका जो क्लासरूम का फॉर्मेट है जो छोटे बच्चों का, वो इतना ज़्यादा अच्छा है, वहाँ पे 3 टीचर्स एट अ टाइम एक साथ काम कर रहे होते हैं, एक रिकॉर्डेड में, एक जो है वो रिकॉर्डेड ने जो बोला उसको एक्सप्लेन करते हैं, और एक डाउट्स को क्लियर करते हैं। तो 3 टीचर्स एक साथ मिलकर काम करें, एक साथ टीम बनाकर काम करते हैं, राइट। तो ये होता है टीम टीचिंग, जहाँ पे ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को जो है रेगुलर बेसिस पे कुछ डिफरेंट कंसेप्ट्स हैं उनको समझाया जाता है। टीचर्स एक साथ टुगेदर मिलके प्रिपेयर करते हैं कि कोर्स कैसा होगा, ठीक है, फ्रेम यानी कि कितना हमको उसमें कवर कराना है, सिलेबस क्या होगा, कैसे हम उनको सिखाएंगे, क्या गाइड करेंगे, फिर इवैल्यूएशन यानी कि उनका मूल्यांकन कैसे होगा, वो सारी की सारी जो चीज़ें हैं टीचर एक साथ टीम अप करके, एक साथ टीम बनाकर और आकर जो है हम लोगों को सिखाते हैं। उस मेथड को हम बोलते हैं टीम टीचिंग मेथड, ठीक है। ये जो है यहाँ पे देखो, हम लोग जो भी चीज़ें कर रहे हैं वो स्टूडेंट को ज़्यादा समझ में आए इसीलिए करते हैं, लेकिन मेन जो फोकस है वो फोकस किसके ऊपर है, वो फोकस टीचर के ऊपर है। बहुत बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, अगर टीम टीचिंग लिखा हुआ आता है ना, वो उसको स्टूडेंट सेंटर्ड मान के स्टूडेंट सेंटर्ड टिक करके आ जाते हैं, लेकिन आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। चाहे यहाँ पे 3 टीचर्स हैं, 2 टीचर्स हैं, व्हाटएवर, लेकिन जो पूरा का पूरा प्लानिंग है, जो पूरा का पूरा काम है, वो कौन कर रहा है, यहाँ पे टीचर कर रहा है। यहाँ पे फोकस ही टीचर के ऊपर है। 3 टीचर्स हैं जो एक साथ आके काम कर रहे हैं, तो अगर ये टीचर सेंटर्ड नहीं होगा तो भला क्या होगा,
राइट। चलो तो नाउ अभी इसके आगे के भी हमारे पास कुछ हैं, ठीक है, वो मैं आप लोगों को नहीं करा रही हूँ, वो मैं आप लोगों को कल कराऊंगी। आई होप आज का लेक्चर आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अभी हमारे पास 2 से 3 मिनट है, अगर अब तक किसी को कुछ डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। और डियर मैं ना यहाँ पे आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स देख रही हूँ जो अननेसेसरी हैं। अगर आपको कुछ भी डाउट पूछना है तो आप मुझसे टॉपिक के अलावा जितना भी डाउट है कमेंट सेक्शन में लिखो, आई स्वेयर मैं आप लोगों को रिप्लाई करूंगी, ओके। लेकिन यहाँ मत पूछो प्लीज, बिकॉज कुछ न्यू स्टूडेंट्स हैं, उनको ना बहुत तकलीफ हो जाती है। अगर आप ओल्ड स्टूडेंट हो, आपने तो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से कर ली होंगी, लेकिन जो न्यू है उनको ना बहुत डिफिकल्टी हो जाती है चीज़ों को समझने में। एक तो उनके लिए टॉपिक न्यू है, थोड़ा समझो आप, टॉपिक उनके लिए न्यू है, और प्लस उनको फास्ट ट्रैक में पढ़ना पड़ रहा है बिकॉज एग्जाम्स अभी सर पर है, प्रेशर भी है उनके ऊपर कि एग्जाम सर पर है, डर भी है कि अरे कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। तो आधी चीज़ें वैसे ही दिमाग में नहीं जाती हैं, और आधी चीज़ें आपके फालतू के कमेंट्स देखने में लग जाती हैं, राइट। तो प्लीज़ खुद का मत सोचते हो तो एटलीस्ट किसी और का सोचो। मैम स्टार्टिंग में यू आर टेकिंग मच टाइम। फिरदौस जी आज पहला लेक्चर था यार, मतलब मुझे बच्चों के साथ कनेक्ट कैसे करूँगी मैं, उनको जो डाउट्स हैं उनको समझाना पड़ेगा ना कि मेरी टीचिंग कैसे चलती है, राइट। मैम आपके नोट्स प्लीज़ व्हाट्सएप में भेज दीजिएगा। बिल्कुल मैं आपको नोट्स भेज दूंगी। आज का क्लास बहुत अच्छा था, थैंक यू सो मच गाइस। अगर किसी को जो है कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, तो बेझिझक आप पूछ सकते हो मुझसे, यहाँ पूछो, कमेंट सेक्शंस में पूछो, टेलीग्राम पे आकर पूछो, व्हाट्सएप में पूछो, मैं आपको कहीं पर भी रिप्लाई दूंगी, राइट। मैम बहुत गुस्सा आता है, बार बार रिप्लाई डिस्टर्ब करते हैं, कोई बात नहीं डियर। चलो तो थैंक यू सो मच गाइस। अभी इसके बाद आपका जो है डीआई का क्लास है, प्लीज़ डीआई के क्लास को मिस मत करना, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए डीआई का क्लास। जो भी बच्चे नहीं हैं, आपको मैथ्स नहीं आता है, आई नो, आपको डीआई नहीं समझ आता है, आई नो, लेकिन डीआई, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड मैथ्स कुछ ऐसी चीज़ें हैं गाइस जो आपको एक लेवल ऊपर लेकर जा सकती हैं। अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे, उनको डेली बेसिस पे सीखोगे तो आ जाएगा। कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है। जो आपका डीआई और जो मैथ्स आता है ना, 9th एंड 10th स्टूडेंट के बच्चों का आपको पोर्शन देते हैं वो लोग, राइट। मतलब जो मैं आपको कराती हूँ, मेरी नीज है, शी इज इन 9th स्टैंडर्ड, मैं उसको भी वही चीज़ें कराती हूँ, राइट। तो हमारा जो पोर्शन है वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लेवल पे नहीं आता है। अगर आप दिमाग से ये हटा दो कि मैम डीआई डिफिकल्ट है, मैम मैथ्स डिफिकल्ट है, इस बात को हटा दो और समझने की कोशिश करो तो समझ में आ जाएगा, सब कुछ बहुत आसान है। और बहुत आसानी से आप जो है 5 क्वेश्चंस जो है डीआई के कहीं नहीं गए, 5 क्वेश्चंस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के कहीं नहीं गए, तो 10 क्वेश्चंस तो आपके ऐसे ही आ जाते हैं यार। 20 मार्क्स आपको ऐसे ही मिल जाती है, मतलब ये मान लो फ्री के मार्क्स हैं आपके पास, कुछ बाहर से पोर्शन नहीं आ रहा है, कुछ टेक्निकल चीज़ नहीं आ रहा है, बस एक फॉर्मूला दिया, उसको सॉल्व करना है। रीडिंग पैसेज में 2 बार 3 बार रीड करोगे, सब समझ में आ जाएगा, राइट। तो ये फ्री की मार्क्स हैं, प्लीज़ उनको छोड़कर मत आना, राइट। एज वी आर इंडियंस, जो भी फ्री में मिलता है हमको बहुत पसंद है, तो प्लीज़ मैथ्स को और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को पसंद करना चालू कर दो, ऑलराइट। मैम आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे, क्या सवाल पूछा है आपने सलमा जी डियर, एक बार फिर से पूछ लो। मैम इंडियन नॉलेज सिस्टम का क्या चक्कर है, प्लीज रिप्लाई। इंडियन नॉलेज सिस्टम, देखो ये जो सारी चीजें हैं ना, ये हम लोग जो है सारी चीजें कवर करेंगे, ठीक है। उस यूनिट तक मुझे आता है, राइट। तो लॉजिकल रीजनिंग मैं शायद आपको 3 या 4 यूनिट्स के बाद कराऊंगी, ठीक है। तो वो मैं जब आपको यूनिट कराना स्टार्ट कराऊंगी तब समझा दूंगी, ऑलराइट। अभी आप लोगों का डीआई का क्लास है, आप लोग जाइए और जाके डीआई का क्लास अटेंड कीजिए। मैम हिंदी में टिक करके बताया करें, ऑलराइट, ठीक है। कल से जब मैं आप लोगों को कराऊंगी, मैं ध्यान में रखूंगी कि कुछ हिंदी के स्टूडेंट्स हैं, वैसे तो हिंदी में लिखा हुआ है बट ओके, आई यूज सम मोर हिंदी वर्ड्स, ऑलराइट। मैम कम्युनिकेशन का लेसन कंप्लीट नहीं हुआ है, वो कैसे कंप्लीट करें, तो डियर वो आप न्यू स्टूडेंट्स के साथ कंप्लीट कर पाओगे, राइट। न्यू स्टूडेंट्स के साथ जब मैं कंटिन्यू कराऊंगी तो आपको वो भी करवा दूंगी। इसको आप एज अ रिविजन सेशन लीजिए और जो है पढ़ना स्टार्ट कर लो।
चलिए, थैंक यू सो मच गाइज। अभी आपका डीआई का क्लास है, आपको जाना होगा, आप लोग जाओ डीआई का क्लास को अटेंड करो एंड थैंक यू सो मच टिल देन।